Good morning. I am Wasim Khan. Today we discuss types of operating system. ये जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है मल्टीटास्किंग, चौथा है मल्टी प्रोसेसिंग, पांचवा टाइम शेयरिंग, छठा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, जिनका क्लासिफिकेशन हम कह रहे हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग किया गया है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा रहता है, उसमें जो हमारी मेमोरी का लेआउट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह रिजर्व रहती है और यूजर प्रोग्राम का एरिया रहता है। अगर हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो बैच प्रोसेसिंग की तरह काम करते थे। किसकी तरह काम करते थे? बैच प्रोसेसिंग की तरह काम करते थे। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो सिमिलर टाइप के जॉब होते हैं उनका एक ग्रुप बना देते हैं और उसको कहते हैं बैच। और वो ग्रुप कैसे बनाते हैं हम, कि किस टाइप के जॉब हैं। जैसे जॉब 1 और जॉब 2 फोर्ट्रॉन को सपोर्ट करते हैं या फोर्ट्रॉन के ऊपर रन होते हैं, तो उनका एक बैच बना देते हैं। जॉब 3 और जॉब 4 सी में रन होते हैं तो उनका एक ग्रुप बना देते हैं। या जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं कि वो कौन से कंपाइलर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कंपाइलर को सपोर्ट करने वाले जॉब का एक पेज बना देंगे। कौन से इंटरप्रीटर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंटरप्रीटर को सपोर्ट करने वाले जॉब का एक पेज बना देंगे। तो नेचर के अकॉर्डिंग हम जॉब का एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बैच। नेचर के अकॉर्डिंग हम जॉब का एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बैच। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें हम इनपुट कार्ड में पंच कार्ड यूज करते हैं। इनपुट में पंच कार्ड यूज करते हैं। प्रोग्रामर जो है वो इनपुट पंच कार्ड के द्वारा देता है और वो ऑपरेटर के पास जाता है और ऑपरेटर से कंप्यूटर के पास जाता है और हमें आउटपुट पर मिलता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो समान टाइप के जॉब का ग्रुप बनाया जाता है, ऑपरेटर के द्वारा एग्जीक्यूशन उसका किया जाता है। जब एक प्रोग्रामर ने जॉब सबमिट कर दिया है या बैच को सबमिट कर दिया है, तो जब तक उसका पूरा एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक दूसरा जॉब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। अगर मान के चलिए कि हमारे जो एग्जीक्यूशन होने के बाद उस बैच में कोई एरर होगी तो उसे वापस से रीसबमिट करना पड़ेगा। उसे वापस से क्या करना पड़ेगा, हमें रीसबमिट करना पड़ेगा। इसमें जब एक बार पूरे बैच का एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके बाद ही एरर को दूर कर सकते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में समान टाइप के जॉब का ग्रुप बनाते हैं जो ऑपरेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है कंप्यूटर में। इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नॉट इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्टिव नहीं होता है। ये इंटरेक्टिव नहीं होता है।
दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, इसमें सीपीयू जो रहता है आइडल रहता है, फुर्सत में रहता है, क्योंकि जब तक एक बैच को वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर देगा तब तक दूसरी बैच को इंतजार करना पड़ेगा। तो एक तो नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नो डायरेक्ट इंटरेक्शन, और दूसरा जो सीपीयू की स्पीड है बहुत ही स्लो है, और वेटिंग टाइम जो है बहुत ज्यादा होता है, और प्रोसेस की प्रायोरिटी को डिसाइड करने की बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। सेकंड टाइप जो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा, वो आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं एक साथ, बहुत सारे जॉब जो हैं एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं जो मेन मेमोरी में रखे हुए होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था, जब एक जॉब सीपीयू में एग्जीक्यूट होता है तो वो जॉब दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है कि अगर जॉब 1 इनपुट के लिए जाता है तो हमारा सीपीयू है वो जॉब 2 को प्रोसेस करेगा। सिमिलरली जब जॉब 2 इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा तो हमारा सीपीयू जॉब 3 को प्रोसेस या एग्जीक्यूट करेगा। सिमिलरली जब जॉब 3 इनपुट आउटपुट डिवाइस में बिजी होता है तो हमारा सीपीयू जॉब 4 को प्रोसेस या हम कह सकते हैं एग्जीक्यूट करेगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, हमारे बहुत सारे जॉब एक साथ मेन मेमोरी में रखे हुए हैं और उनको हम एक साथ एग्जीक्यूट कराने की कोशिश भी कर रहे हैं और हो भी रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू के द्वारा डिफरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाएंगे। एक सीपीयू एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएगा एवं सीपीयू आइडल नहीं रहेगा। मतलब आपका जो एक सीपीयू है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है, वो आइडल नहीं रहेगा, फुर्सत में नहीं बैठेगा। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा सीपीयू आइडल नहीं रहता है, इसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है इफिशिएंट वे में हो रहा है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग के जो एडवांटेज हैं वो क्या हो गए हमारे, इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन है, थ्रूपुट इंक्रीजेस, मतलब यूनिट टाइम में आपने कितना टास्क परफॉर्म किया है उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। सीपीयू इसमें आइडल नहीं रहेगा तो हमारा परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें जो हमारा वेटिंग टाइम है बहुत ही लिमिटेड है। इसका डिसएडवांटेज क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग का, तो यूजर कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सिस्टम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग भी मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह होता है, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में डिफरेंट यूजर के डिफरेंट प्रोग्राम सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि मल्टीटास्किंग में सिंगल यूजर के डिफरेंट प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। टास्क को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस, और प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। मल्टीटास्किंग में डिफरेंट प्रोसेस के बीच में क्या होती है, स्विचिंग होती है। जैसे ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इनके बीच में क्या होती है, स्विचिंग होती है। एग्जाम्पल, जब हम टाइपिंग कर रहे हैं और उसी समय हम कैलकुलेशन का काम भी कर रहे हैं तो, और उसी समय हम ब्राउजर को भी एक्सेस कर रहे हैं, तो सिंगल यूजर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है या डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मल्टीटास्किंग जनरली सिंगल यूजर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। एक ही यूजर एक ही सिस्टम पर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। और जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग था वो हम मल्टीपल यूजर के
कॉन्टेक्स्ट में बात करते थे कि एक यूजर रेडिफ मेल से रिक्वेस्ट कर रहा है, दूसरा यूजर गूगल से और तीसरा यूजर याहू से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो डिफरेंट यूजर के कॉन्टेक्स्ट की जब बात आती है तो मल्टी प्रोग्रामिंग, और सिंगल यूजर के कॉन्टेक्स्ट की बात आती है तो मल्टीटास्किंग की हम बात करते हैं। तो मल्टीटास्किंग में क्या बोला है हमने कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन मोर देन वन टास्क एट ए टाइम इज नोन एज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, हमारा टाइम शेयर हो रहा है, मतलब अलग अलग टास्क को हमने अलग अलग टाइम स्लाइस दे रखा है और उनके बीच में हमने क्या कर रखी है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है इसका जो टाइम पीरियड होता है नैनो सेकंड में होता है, जो टाइम की बहुत ही शॉर्टेस्ट यूनिट होती है, मतलब मिली, माइक्रो, नैनो। आप सोचिए कि टाइम का बहुत शॉर्ट हिस्सा एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इनमें जो स्विचिंग होती है डिफरेंट टास्क के बीच में मल्टीटास्किंग में, वो नैनो सेकंड में होती है और उस स्विचिंग को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मल्टीटास्किंग का एक और एडवांटेज है, मल्टीपल यूजर को हैंडल कर रहा है, प्रोटेक्टेड मेमोरी की फैसिलिटी रहती है, वर्चुअल मेमोरी के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, ये प्रोग्राम में जो हमारे बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं उनको भी सपोर्ट करता है ये, और यूजर हमारे मल्टीपल प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हैं, और कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करने का एक बेटर तरीका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें लिमिटेशन ऑफ मेमोरी होती है, लिमिटेशन ऑफ प्रोसेसर होती है, प्रोसेसर की जो लिमिट होती है वो भी लिमिटेड है, और जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है। अब इसमें एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि सीपीयू क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, क्योंकि सीपीयू पूरे टाइम क्या रहता है, बिजी रहता है, कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूशन का काम करता है, जिससे उसमें हीट जनरेट होती है, मतलब वो गर्म हो जाता है। जो मल्टीटास्किंग के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 2007, विंडोज 2008, विंडोज 2010। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम मल्टी प्रोसेसिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं और कई जगह पर इसको मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा गया है। तो मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, इज द यूज ऑफ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। जब हम हमारे एक सिंगल कंप्यूटर से डिफरेंट प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में अगर क्लासिफाई करते हैं तो वो 6 होती हैं, 6 टाइप के मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा होता है शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा होता है यूएमए मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, और छठा होता है एनयूएमए नूमा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अभी जो हम स्टडी करेंगे 2 टाइप के मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टडी करेंगे, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो हमारी प्रोसेसिंग होती है बाय मल्टीपल प्रोसेसर दैट शेयर कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी। मल्टीपल प्रोसेसर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं और मेमोरी को भी शेयर करते हैं। लेकिन असिमेट्रिक में वही कंपैरेटिवली क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ ए प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर दैट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। तो ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनमें सभी प्रोसेसर को इक्वल राइट्स होते हैं, बराबर का हक होता है। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी प्रोसेसर को इक्वल राइट्स नहीं होते हैं, मतलब सभी प्रोसेसर को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं,
रेडी क्यू की बात करते हैं। हर प्रोसेस कैन हैव सेपरेट रेडी क्यू, हर प्रोसेस का एक रेडी क्यू होता है। मास्टर प्रोसेसर असाइन करता है प्रोसेसेस टू दी स्लो प्रोसेसेस। सर, मास्टर प्रोसेसर किसको असाइन करता है प्रोसेस? स्लो प्रोसेसर को। वहीं सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर की बात करते हैं तो सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ईच प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय द शेयर्ड मेमोरी। असिमेट्रिक में प्रोसेसर कम्युनिकेट विद द मास्टर प्रोसेसर, मास्टर प्रोसेसर की मदद से डिफरेंट प्रोसेसर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग में सभी प्रोसेसर हैव दी सेम आर्किटेक्चर, सभी प्रोसेसर का क्या होता है? आर्किटेक्चर सेम होता है। और असिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आर्किटेक्चर कैन बी डिफरेंट फॉर ईच प्रोसेसर, हर प्रोसेसर का डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है। अब जब सबसे मेन बात आती है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट इजी टू डिजाइन और हैंडल, इसको डिजाइन करना और हैंडल करना आसान नहीं है। असिमेट्रिक को डिजाइन करना भी आसान होता है और हैंडल करना भी आसान होता है। सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर की कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, असिमेट्रिक चीपर होता है, उसकी कॉस्ट कम होती है असिमेट्रिक की। अब ये मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोसेसर हैं और वो कॉमन बस के थ्रू मेमोरी को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, और पेरिफेरल डिवाइस को भी शेयर करते हैं। और जो शेयर मेमोरी है कंट्रोल बाय सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, और हर प्रोसेसर की अपनी एक कैशे मेमोरी होती है। तो मल्टी प्रोसेसर में हमने क्या बोला? डिफरेंट प्रोसेसर एक सिंगल बैकबोन लाइन, जिसको हम बोलते हैं बस, के थ्रू कनेक्ट होते हैं मेमोरी से, और वो मेमोरी शेयर्ड होती है डिफरेंट प्रोसेसर से बाय सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, और हर प्रोसेसर की एक कैशे मेमोरी होती है। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा। असिमेट्रिक में हम ये बोल सकते हैं कि हर प्रोसेसर का एक अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। ये जो डायग्राम है सिमेट्रिक को भी शो कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर आपकी जो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से शेयर हो रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसर के साथ। तो डिफरेंट प्रोसेसर मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग सिंगल बैकबोन लाइन विच वी कॉल बस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रीज करता है थ्रूपुट, ओवरऑल आउटपुट को बढ़ा देता है। इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब हम इसमें सिर्फ प्रोसेसर को बढ़ाकर कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। सेम मेमोरी रहेगी, सेम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहेंगी बाय यूजिंग सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंगल बस। एक और इसका एडवांटेज है रिलायबिलिटी। तो अगर कोई एक प्रोसेसर फेल हो जाता है, इसमें अगर कोई एक प्रोसेसर फेल हो जाएगा, हम देखेंगे अगर कोई एक प्रोसेसर फेल हो जाएगा, अगर मान के चलिए ये एक प्रोसेसर फेल हो जाता है, तो इसका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है CPU 2, CPU 3 और CPU 4 में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे हमारा थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम तो कम होगा, लेकिन ये जो CPU 1 हमारा फॉल्ट हो जाता है या उसमें कोई एरर आ जाती है, तो उसके प्रोग्राम को ये डिफरेंट प्रोसेसर हैंडल कर लेते हैं, जिससे हमारी रिलायबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसर क्या कर रहे हैं? हमने देखा है रेस्ट ऑफ द प्रोसेसर क्या कर रहे हैं? जो एक प्रोसेसर फेल हो गया है उनके प्रोग्राम को शेयर कर कर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आउटपुट हमें डिस्प्ले करा रहे हैं, जिससे हमारी क्या हो गई है? रिलायबिलिटी बढ़ गई है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर कोई एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली स्पीड क्या होगी? हमारी स्लो हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट हमें मिलेगा, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। मल्टीपल प्रोसेसर
सिस्टम आर एक्सपेंसिव, क्योंकि आप में को यहाँ पर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है। और चूंकि आप मेमोरी को शेयर कर रहे हो तो आपको लार्ज मेन मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। मतलब मेमोरी का साइज क्या होना चाहिए मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में? लार्ज। तो आज का जो लेक्चर है हम यही क्लोज करते हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।